और मेरे पे तो भोलेनाथ जी की असीम कृपा है। उन्होंने मुझे अपने रास्ते पे लाया है। 16 सोमवार के व्रत होते हैं अच्छा पति के लिए, तो मैंने मजाक उड़ाया सर उसका। इनके व्रत रखने से ऐसे, इनके व्रत रखने से कोई अच्छा पति मिल जाता है। लेकिन मेरे को उन्होंने दिखा दिया कि तुम्हें मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। मैं आज, मुझे लगता है जो मैं आज सोचती हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए या मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है सर। हर एक कॉमन मैन की जर्नी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, वो बहुत खास होता है। छोटे शहरों में आज भी लाइफ ऐसी है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 8 बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे, काम है कर लेंगे। लेकिन यहाँ उसी काम को करने के लिए अगर 9 बजे पहुंचना है तो हमारा मेंटल क्लॉक 5 बजे डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी बेटी है, कभी बोल देती मम्मी मैं परेशान हूँ, पर मुझे पता नहीं है मैं क्यों हूँ। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के सुनने का। मतलब मैं अगर अपने आप को टीचर बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि दिल्ली के स्कूल के बच्चों ने मुझे टीचर बनाया, या हमारे फ्रेंड्स की तरह हो। फ्रेंड्स वर्ड भी आजकल बहुत मिसयूज होने लग गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है रितु आनंद। वो एक एजुकेटर हैं। उनके एजुकेशनल करियर के बारे में जानेंगे। वो खुद एक एजुकेटर हैं। उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो बहुत ही खास है। तो आइए वेलकम करते हैं रितु जी का। नमस्कार रितु जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, पहले अपनी अर्ली लाइफ। सबसे पहले तो थैंक यू मैम बोलना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे एक मौका दिया है, जो कि मैं शायद कभी सोचती थी कि इसको अगर मुझे चांस मिला लाइफ में तो मैं ज़रूर करूँगी, बट आई डिडंट थिंक कि मुझे इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। सो मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे बुलाया, और अगर मेरे माध्यम से, मेरे मीडियम से कुछ लोगों को गाइडेंस मिले या किसी की जीवन में, किसी के लाइफ में कोई चेंज आए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सो सबसे पहले आप एक एजुकेटर हैं जी। तो हमारा बेसिकली जो ये पूरा पॉडकास्ट हमने जो डिज़ाइन किया है जी। वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो बहुत कॉमन लोग हैं। जी। मतलब हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, बट हमारा पर्पस ये है कि जो बहुत कॉमन लोग हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो खुश हैं, जी, उनकी जर्नी कोई नहीं बता रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम उन कॉमन लोगों को जो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से सक्सेसफुल है, जैसे आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके बाद आपकी एक जर्नी है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, अगर मैं अपनी लाइफ को बयान करूं तो हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पड़ाव, ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं भी एक कॉमन मैन ही हूँ सर, ठीक है, लेकिन हर एक कॉमन मैन की जर्नी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, वो बहुत खास होता है। तो इसलिए हर कॉमन मैन मेरे लिए खास है, स्पेशल है, क्योंकि उसकी एक अपनी कहानी है जो शायद कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन ज़रूर पता चलना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो बेसिकली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ। और हमारी जो फैमिली रही है वो टिपिकल मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास फैमिली रही है। बट मेरे जो फादर थे उनको लगता था कि अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। तो बहुत स्ट्रगल से उन्होंने उस समय, मतलब 2000 भी नहीं, 1996 की बात है जब मैंने कॉलेज अपना पास आउट किया, तो देन माय डैड थॉट कि यूनिवर्सिटी एडमिशन मेरी बेटी का ज़रूर होना चाहिए। उनका एक सपना था। तो हम मतलब उस एज में हुए हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करते थे, जो हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया उसको करना है। तो फिर उस तरीके से उन्हीं की बात सुनी, उन्हीं की बात मानी। आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का। तो मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया। वहाँ से जो जिसको कहते हैं एकेडमिक चेंज मेरी लाइफ में आया। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेक्चरशिप का क्लियर हो गया था। मैंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद से मेरे फादर आज तक भी यही कहते हैं कि आपको पैसे की वैल्यू तभी आएगी जब आप उसको कमाओगे। तो कभी हमने यही नहीं सोचा कि जॉब में आपको कितना मिल रहा है। हमें यही सिखाया गया कि आप उसको एक्सपीरियंस करो, सीखो। पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन जो सिखाएगा आपको वो शायद बिना पैसे के भी सिखा दे।
सो वहाँ से मैंने कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो 2001 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज। मेरा पहला कॉलेज जो था वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में था। आई यूज़ टू ट्रेवल अ लॉट, क्योंकि घर से अमृतसर से वहाँ 1.5 घंटा बस में जाना, 1.5 घंटा बस में आना, तो 3:30-4 बजे तक घर आते थे। फिर 2 साल एक कॉलेज में जॉब की, 3 से 7 तक मैंने तरन तारण में ही माता गंगा गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे एज अ लेक्चरर जॉब की। और बेसिकली मैं हिंदू फैमिली से हूँ, लेकिन वो सिखों का कॉलेज था। तो एक जो सिख कल्चर है, सिखिज्म है, जैसे वहाँ पे हर साल गुरुद्वारे में जब सेशन का स्टार्ट होता है तो पाठ से करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं और कीर्तन होते थे। तो वहाँ से मेरा जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था वहाँ से स्टार्ट हो गया था। इतना जुड़ाव नहीं था पर हो गया। देन आई गॉट मैरिड इन दिल्ली 2007। फिर सर मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, मेरे पास सिर्फ मास्टर्स था और मैं यूजीसी क्लियर थी। यहाँ पे आके मैंने स्कूल टीचिंग स्टार्ट की और यहाँ की स्कूल टीचिंग और यहाँ के बच्चों के एक्सपोजर से ही आई बिकेम अ टीचर। मतलब मैं अगर अपने आप को टीचर बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि दिल्ली के स्कूल के बच्चों ने मुझे टीचर बनाया। अच्छा। जितना इंटरेक्शन, जितना प्यार, जितना कनेक्शन मेरा यहाँ के बच्चों के साथ हुआ शायद वहाँ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ के मेरे साथ टच में नहीं है, अभी भी हैं। आई फील रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू गॉड कि शादी मेरी यहाँ हुई। मेरी एक्चुअल में टीचिंग की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। टीचर की लाइफ अपने आप में खास है क्योंकि भगवान ने उसको चुन के टीचर बनाया है। हर इंसान एक शिक्षक नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये आई एग्री। मतलब मैं तो उस टाइप का बच्चा होता था जिसको टीचर्स की टांग खींचनी हो वाला, टीचर्स को सर मुझे भी समझ नहीं आया था जब तक मैं टीचर नहीं बनी, तब तक मुझे भी समझ नहीं था कि एक टीचर की लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल होती है। लेकिन अगर आप बच्चों को अपने बच्चों की तरह बिल्कुल अपना ही पार्ट समझ के अगर पढ़ाते हो या डील करते हो तो वो मुश्किल नहीं है सर, वो बहुत इजी है। मतलब मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आके आपसे बात करने का वो यही है कि टीचर्स आर एवरीथिंग फॉर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उनके प्यार को भी समझो तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, जो आजकल की जनरेशन में मुश्किल है, लेकिन आप डेवलप कर सकते हो। 2001 से स्टार्ट किया तो तब में और अब में मतलब आई थिंक 20-22 साल का गैप हो गया। तो तब में और अब के बच्चों में आपको क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है सर। लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, जब शुरू में सेल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे, नोकिया का फोन इंट्रोड्यूस हुआ था 3310, मुझे याद है। तो तब तो किसी को वो फोन यूज करना नहीं आता था, सीख लिया ना सर, अडेप्ट कर लिया ना। आज हम आईफोन की एज में हैं, वो भी हमने अडेप्ट कर लिया। अडेप्टेबिलिटी की बात होती है सर। तब के बच्चे, अब के बच्चे और आने वाले बच्चे भी, वन थिंग इज अडेप्टेबिलिटी। आपको उनको समझना ही पड़ेगा। 2001 में जो बच्चे थे तब पेरेंट्स भी अलग थे सर, पेरेंटिंग भी अलग थी। आज पेरेंटिंग भी डिफरेंट है, इसलिए बच्चे भी डिफरेंट हैं, तो टीचर्स को भी डिफरेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमेशा ही रहेगी और हमेशा ही थी, आपका कनेक्शन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। मेरी क्लास में मेरे अगर 40 बच्चे हैं और अगर मुझे उन 40 का नाम ही नहीं पता तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड माई किड्स? तो मुझे उनको समझने के लिए सबसे पहली पहचान होती है नाम। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ सबसे पहले मैं नाम पूछती हूँ सर। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो, एड्रेस करते हो, तो वही पहला कनेक्शन बन जाता है कि आप उसको जानते हो, आप उसको जानने में इच्छुक हो। और ये भी सर सीखते सीखते आता है। एज अ टीचर लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक रोजेस रही है। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिन्होंने बहुत तंग भी किया मुझे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कभी गिव अप नहीं किया। भगवान की कृपा से मेरे में स्ट्रेंथ है। तो मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो मुश्किलों से
डरने वाला नहीं है। अगर मेरे पास मुश्किल बच्चा है तो मुझे पता है मुझे डील करना है और कोई नहीं आएगा। सो आई एम नेवर गिवन अप। इसीलिए वो बच्चे ने भी फिर मुझे एंड तक नहीं छोड़ा। थ्रू आउट अगर मैंने उसका साथ दिया तो उसने भी दिया। हाँ, ये है विद चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज एक्सपोजर बच्चे को इतना ज़्यादा है, शायद स्कूल टीचर या क्लासरूम टीचिंग की वैल्यू इतनी नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता है लेसन अगर हम क्लास में नहीं सुनेंगे तो यूट्यूब है, यूट्यूब बाबा बैठे हैं, वहाँ पे किसी भी रैंडम बंदे ने आके कुछ भी बोल दिया, वो समझा दिया, एग्जाम दे देंगे। लेकिन मैं गारंटी से अपने बच्चों को आज भी अगर क्लास में जाती हूँ तो मैं उनको यही बोलती हूँ, यूट्यूब आपको लेक्चर दे देगा लेकिन यूट्यूब आपको समझाएगा नहीं। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यूट्यूब पे बोल रहा बंदा वो अपनी क्वालिफिकेशन लेके आपको दिखा नहीं रहा, और ना ही उसका कोई पर्सनल इंटरेक्शन है आपके साथ। उसके लिए 1000 लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, उनको क्या पता है। आपको कभी कभी लगता है कि पहले जब हमारे टाइम पे जब टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो हम थोड़ा वक्त लेते थे, थोड़ा दिमाग लगाते थे, सोचते थे कि क्या होगा इसका आंसर। उस जद्दोजहद में अगर आप नहीं भी बता पाते और बाद में टीचर उसका आंसर बताता था तो बड़ा रिलीफ होता था और आप उसको जीवन भर कभी भूलते नहीं उस आंसर को। बट आजकल क्या होता है कि आप जैसे आपने किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा या कुछ भी किया तो वो एकदम स्मार्ट बन के फटाक से अपना फोन खोलता है, गूगल पे करता है और बता देता है। तो आपको लगता नहीं ये जो इंस्टेंट नॉलेज जो आजकल बच्चे ले रहे हैं वो थोड़ा सिर्फ वो इंस्टेंट ही रहती है, फिर हाँ वो इंस्टेंट नॉलेज बेनिफिशियल नहीं है। अब इसको भी आप देख लीजिए, मतलब मेरे जैसे कितने सारे लोग जो बीएड की डिग्री लेके नेट क्लियर करके लेक्चरर बनने के लिए बैठे हैं लेकिन बनते नहीं है सर। ठीक है, चलो मैं अपने आप पे नहीं लेती हूँ, मैं डॉक्टर की बात करती हूँ। एमबीबीएस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर एक मार्केट में जहाँ 10 डॉक्टर बैठे हैं, एक के पास ही रश क्यों मिलेगा आपको ज्यादा? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, अपने फील्ड में मास्टर है। ठीक है, और मे बी शायद पेशेंट को लगता हो कि उसके पास जाके बात करने से ही मैं ठीक हो जाऊं, मुझे दवाई की जरूरत ही ना पड़े। एक सेटिस्फैक्शन होती है ना एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में, सेम सेटिस्फैक्शन सर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी होती ही है। ठीक है, इंस्टेंट आंसर बच्चा दे देगा लेकिन उसको आएगा कुछ नहीं, और ये एक टीचर ही कन्वे कर सकता है आपको कि आप पढ़ लो। ठीक है, आजकल तो आप व्हाट्सएप पे भी देखो, आपको कुछ भी एआई के जमाने में कुछ नहीं करना, आपने एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट वहीं टाइप करना है, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो नॉलेज नहीं आएगी आपको। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये एआई नहीं पूछ सकता सर, ये इमोशंस एआई नहीं ला सकता। इमोशंस का पूरा वो है। एग्जैक्टली। आप टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें आसान बना सकते हो, लेकिन आप उसमें जान नहीं ले। हाँ एग्जैक्टली सर। और आज के टाइम पे बच्चे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं सर, दे नीड टू हैव एन इमोशनल साइड। बहुत सारे रीजंस हैं। बड़े बड़े शहरों में, हम तो छोटे शहर से हैं, छोटे शहरों में आज भी लाइफ ऐसी है। आप आज उठ के अमृतसर चले जाओ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 8 बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे, काम है कर लेंगे, घर आ जाएंगे, खाने का टाइम है खा लेंगे। लेकिन यहाँ उसी काम को करने के लिए अगर 9 बजे पहुंचना है तो हमारा मेंटल क्लॉक 5 बजे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट भी करना है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल मोड में चलता है। ठीक है, ऑटो पायलट मोड जिसको आज हम वर्ड बोलते हैं। तो बड़े शहरों की लाइफ ही डिफिकल्ट है सर, छोटे शहरों की लाइफ आज भी वैसी ही है। आपकी बात से मेरे को अभी ऐसे एक बात याद आ गई। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि लास्ट टाइम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि खाने का टेस्ट कैसा था। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होता है कि बड़े शहरों में आपको मतलब आप प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे हो, नहीं रह रहे, फ्यूचर का ही सोच रहे हो। जी जी जी। आप अपने आगे से आधे घंटे का आगे का सोच रहे हो कि यार मेरे को जल्दी पहुंचना है, ये करना है। जी बिल्कुल। आपको पता नहीं चला, आपने पानी पी लिया, आपको प्यास लगी तो आपने पानी पी लिया। ये वाला हो, आप उस पानी की जो क्या कहते हैं ना, उसके गुणों को भी आप नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने उस पानी को किस टाइम पे कितने प्रोपोर्शन में और
सही इंटेंसिटी में पिया है या नहीं पिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी एक नेगेटिव साइड है जी। जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा है कि एक तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, इंस्टेंट हो गई हैं कि आपको घर पे कुछ भी मंगवाना है तो वो आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे घर ही घर में है, घर से निकल ही नहीं पा रहे। पहले हमारा क्या होता था कि सपोज मम्मी ने बोला जाओ ये सामान लेके आओ, तो वहाँ गए तो एटलीस्ट जाते थे तो 4 चीजें पता लगती थी और मार्केट में या वहीं से वहीं कहीं और निकल गए, तो एक एक्सपीरियंस बनता था। बट आजकल के बच्चों का क्या है कि अभी आपको कुछ भी नहीं लेके आना, ब्लिंकिट करो, जोमेटो करो, घर ही घर में सब कुछ आ रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, सहूलियत तो है, ये नहीं है, बट इस सहूलियत को आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट मत बनाओ, जो कि हम बना रहे हैं। एक चीज़ होती है कन्वीनियंस, मेरी कन्वीनियंस के लिए मुझे अगर बाहर नहीं जाना है, ठीक है, किसी रीज़न के कारण, तो मैंने बाहर से मंगवा लिया। लेकिन जब हम उसको हैबिचुअल बना लें कि मैं बाहर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना नहीं है क्योंकि मुझे मेरे डोर स्टेप पे मिल रहा है, यहाँ हम गलती करते हैं। यही चीज़ आप हर एक पर्सन में देखोगे, हर एक प्रोफेशन में देखोगे, ये इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है और इतना मैकेनिकल, जैसे आप ही ने बोला कि हम खाना खा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, हमें टेस्ट नहीं है, ठीक है। हम बाहर घूमने भी जाते हैं ना, हमारा घूमने का, हॉलीडेइंग का कॉन्सेप्ट भी सर बिल्कुल मैकेनिकल हो गया है। हमें एक्चुअली पता नहीं होता हमने कहाँ जाना होता है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के इतना वो दिमाग अपना उस लेवल पे ले जाते हैं कि हम देख के जाते हैं, अच्छा ये किसी ने जगह दिखाई है तो हमें यहाँ जाना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी उतनी बेस्ट हो। तो हर चीज ऐसी हो गई है आज। जैसे हमारे पास तो नॉर्मली हर साल हमने करियर काउंसलिंग करनी है, हमने आगे 12th के बाद बच्चों को क्या कोर्स लेना चाहिए, ग्रेजुएशन किस चीज़ में करनी चाहिए, हमने उसकी काउंसलिंग करनी होती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप जो मार्केट में चल रहा है आप उसको देखो, लेकिन मार्केट के अलावा जिस पर्सन ने जो कोर्स करना है आप उसको भी देखो। अगर मेरे बच्चे में काबिलियत ही नहीं है डॉक्टर बनने की, मैं उस बच्चे को जबरदस्ती साइंस या मेडिकल क्यों दिलवाऊं? और पेरेंट्स से ज्यादा कौन जानता है? मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है मेरे बच्चों में क्या टैलेंट है। आई नो माई डॉटर, शी इज अ फेबुलस पेंटर, सो व्हाई टू मीन्स फोर्स हर कि बेटा आपको IAS ही बनना है, नहीं बनना उसको। आज के टाइम पे पेरेंट्स वही कन्वेंशनल सोच रखते हैं, और मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट काउंसलिंग पेरेंट्स की करनी चाहिए, बच्चों की बाद में करो, तो पेरेंट्स की करो, और पेरेंट्स को समझाओ कि ठीक है मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज ज़रूरी हैं, लेकिन जिस पर्सन ने वो कोर्स करना है आप पहले उसका कैलिबर और उसके मन में क्या है। मतलब मेरे स्कूल में कितने ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जो बच्चे इतने अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, पेरेंट्स ने साइंस करा दिया, फिर बंदा बाद में जाके सर वही कर रहा है, उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे थिएटर में चले गए। कितना अकेडमिकली ब्राइट बच्चा है लेकिन उसको थिएटर ही करना था, एंड में उसने वो छोड़ के थिएटर ही किया है। क्योंकि अगर आप जिसमें बेस्ट हो आप उससे वही काम कराओ, भगवान ने भी आपको उसी चीज में डाला है जिसमें आप अच्छे हो। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जो बच्चे की एक्चुअल ट्रेट है उसको समझना चाहिए। और यही हमारा जो स्कूलिंग है मेन एम यही होता है। थ्रू आउट स्कूलिंग में हम बच्चों को यही सिखाते हैं 12 साल में कि आप अपनी एबिलिटी को पहचानो, यही ज़रूरी है। ऑफ द कैमरा बात कर रही थी कि आपने थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपने बताया नहीं, थोड़ा सा ऐसे हिंट दिया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जो कि आज के टाइम में मेरे को लगता है नीड है हर इंसान की। जी बिल्कुल। इस भागते दौड़ते शहर में हर बंदा परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। आप अगर मेरे को लगता है आप 2 मिनट के लिए बैठोगे और सोचोगे कि मैं परेशान क्यों, तो उसको वजह नहीं मिलेगी मैं परेशान हूं। हाँ, बिल्कुल परेशान है। बच्चों के लिए बताइए कि जी मैं अभी बच्चों पे ही आने वाली थी। जैसे मेरी बेटी है, कभी बोल देती मम्मी मैं परेशान हूँ पर मुझे पता नहीं है मैं क्यों हूँ। अगर एक छोटे बच्चे में भी ये टेंडेंसी डेवलप हो रही है, जबकि एज अ मदर मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को फ्री ही रहने दो, डू एज डायरेक्टेड वाली पोजीशन में ना लेके जाऊं, जो वो करना चाहते हैं उनको वही करने दिया जाए। हाँ कुछ नियम कायदे
होने चाहिए, लेकिन आप उनको ज़्यादा फंसाओ मत। और आज की नीड नहीं है सर, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म, ये हमारा खाना है सर, जो मुझे लगता है। अगर हम आध्यात्मिक नहीं है तो हम जी कैसे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इसके बिना आपका दिमाग चलेगा तो सही, लेकिन जहाँ चलना चाहिए ना वहाँ नहीं चलेगा। आप एक मशीन की तरह काम करोगे, लेकिन वो लाइफलेस है, आप समझ रहे हो? तो वो नहीं बनना। और आज के टाइम पे, आज के दौर पे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो सनातनी होके, सनातन धर्म जहाँ से फल फूल के कितनी जगह पे फैल रहे हैं, वहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी को अभी तक समझा नहीं गया। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है? और मेरे पे तो भोलेनाथ जी की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने रास्ते पे लाया है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मैं बचपन से ही ऐसी थी तो मैं नहीं थी। हाँ, मेरे घर में ये माहौल था। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा भक्ति में थे, मेरे फादर भी हैं, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं थी कि मंदिर जाना ही जाना है या पूजा करनी है। तो मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड होती थी, वो मंडे के मंडे फास्ट रखती थी। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि ये 16 सोमवार के व्रत होते हैं अच्छा पति के लिए। तो मैंने मजाक उड़ाया सर उसका। ये बोला ऐसे व्रत रखने से, इनके व्रत रखने से, ऐसे इनके व्रत रखने से कोई अच्छा पति मिल जाता है? लेकिन मेरे को उन्होंने दिखा दिया कि तुम्हें मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। मतलब मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप इष्ट नहीं चुनते हो, वो आपको चुनते हैं, और वो सही वक्त आने पे चुनते हैं। मेरी अगर स्पिरिचुअल जर्नी देखो सर, तो मुझे लगता है कि दुख तकलीफ तो बहुत छोटी सी चीज है, और हर दुख के पीछे का मकसद भी उन्हीं को पता होता है, क्योंकि वो हर चीज में आपको सिखाते हैं, बताते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को आपके साथ जोड़ना है, चाहे वो दुख के माध्यम से जोड़े, चाहे वो सुख के माध्यम से जोड़े। और मेरी जिंदगी में इनकी एंट्री बोलो, इनका आना बोलो, वो भी मेरे स्कूल के माध्यम से ही रहा है। वंस मेनी इयर्स बैक मेरा मेंटल स्टेट इतना अच्छा नहीं था, बहुत खराब था, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी। तो फिर ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट के फादर मेरे लास्ट स्कूल में मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करिए, व्रत रखिए, इनके महीने में 2 बार आते हैं, त्रयोदशी के व्रत होते हैं। जैसे एकादशी के व्रत होते हैं, वैसे सर त्रयोदशी के व्रत होते हैं। जो कृष्ण जी को मानते हैं वो एकादशी रखते हैं, और जो भोलेनाथ जी को मानते हैं वो त्रयोदशी रखते हैं। तो उन्होंने बोला आप इसको शुरू करो। तो एक ही शब्द उन्होंने बोला, एक ही लाइन बोली कि आप समझो कि आप डॉक्टर के पास आए हो, ये मेडिसिन है आपकी, और आपने मेडिसिन खानी है, आपने इसको तोड़ना नहीं है, मतलब बीच में विघ्न नहीं करना। कुछ भी, आपकी तबीयत भी खराब है, कुछ भी है, कुछ फीमेल कंडीशंस भी होती हैं, पर आपको करना है। तो तब से सर मैंने शुरू तो उसको दवाई की तरह ही लिया है। अच्छा। शुरू में, बिल्कुल शुरू में। लेकिन फिर सर वो जब आप नियम है, आपने भोलेनाथ जी के बारे में इतनी कहानियां सुनी हैं कि एक व्यक्ति ने, वो पेड़ के ऊपर बैठा, नीचे शिवलिंग था, तो पूरी रात वो बेल के पत्ते तोड़ के नीचे फेंक रहा था। अच्छा। उसने फेंके, लेकिन उन्होंने तो वो भी स्वीकार कर लिया सर, वो तो ऐसे हैं। एक नियम था। तो जिस भाव से, वो तो भाव भी नहीं देखते हैं सर, वो तो देखते हैं कि ये मेरी पूजा में बैठा है और इसका मेरे से जुड़ाव है, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से जुड़ गया है, तो वो आपको अपना लेते हैं। तो वो दवाई जो थी ना, वो सर आज मेरे लिए क्या कहते हैं, एक एडिक्शन जिसको बोलते हैं, पैशन बोलते हैं, मेरे लिए वो है, जुनून है मेरे लिए। मेरे महादेव मेरा जुनून है आज। और मैं ये मानती हूँ कि वो आपके हाथ की जितनी लकीरें हैं ना सर, ये भी फेल है, ये मिटा के वो नहीं बना देंगे, मेरा इतना असीम विश्वास है। और इसके लिए आपको शास्त्रार्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आज कल ही मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक वीडियो शेयर किया था
मुझे उनका नाम नहीं पता, वो गुरु माँ ही शायद बोलते हैं उनको, इंस्टा पे बहुत फेमस हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई उनको कुछ बोलता है, कोई उनको कुछ बोलता है, लोग नशा करते हैं, लोग कावड़ लेके जाते हैं, नशे करते हुए जाते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन उनके नाम पे करते हैं कि वो भांग पीते हैं। किसी को कुछ नहीं पता, चाहे आप उनको कुछ भी बोलो, जो उनका भक्त है, जो उनसे प्यार करता है, असल में उसको उसका इतना जुनून हो जाता है कि मेरे को शायद, मुझे नहीं पता कि मुझे उनका नाम किस तरीके से लेना चाहिए, मुझे उनके मंत्र भी नहीं पता सर, ठीक है, लेकिन मुझे पता कि वो मेरे साथ है। मुझे नियम नहीं पता, लेकिन मुझे पता वो मेरे साथ है, वो ऐसे हैं। तो उनको जानने के लिए ना आपको दिमाग नहीं चलाना, आपको मन से सोचना है, प्यार करना है। जैसे हम प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपनी बाकी दुनिया के रिश्ते निभाते हैं, वो तो सबसे ऊपर का रिश्ता है, प्यार ही सब कुछ है, और फिर वो आपको छोड़ते नहीं है सर, ये है। मतलब आप कभी कभी जब अकेले होते तो आपको लगता नहीं कि आप अकेले हो इस तरीके से? सर मुझे लगता ही नहीं मैं अकेली हूँ। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वो मेरे मतलब हर समय ना मेरे दिमाग में, मेरे दिल में अगर कोई भी विचार है तो मुझे लगता है कि मेरा वो विचार उनके नाम के साथ या उनकी सोच के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये है। और ये हर शिव भक्त महसूस कर सकता है सर, जो आज मैं बोल रही हूँ, ये जितने भी लोग सुनेंगे ये महसूस कर पाएंगे कि वो प्यार आपको जोड़ के रखता है उनसे। तो आप कोई ऐसा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो जिसमें आपको लगे कि हाँ ये एकदम ऐसा अनबिलीवेबल था कि मतलब ऐसा कैसे हो गया ऐसा? ये आपका पॉडकास्ट ही है सर। मेरे बहुत खास दोस्त हैं, अभी शी सेटल्ड इन यूके, दोनों हस्बैंड वाइफ ही मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि मैम आप व्लॉग पे आओ, व्लॉग बनाओ, एक क्या कहते हैं चैलेंज लेडी की स्टोरी करो आप। तो मैंने उनको बोला कि मेरे मन से नहीं आता। अभिषेक और आकांक्षा नाम है उनका, कि मैंने बोला अभिषेक मेरे मन से नहीं आता, मतलब बहुत बार उन्होंने बोला कि मैम सुनती नहीं है, बस सुन के निकाल देती है पर करती नहीं है। पर मैंने अपने मन में सोचा था कि अगर कभी मैंने ऐसा कुछ मीडिया पे बोला तो शायद मैं शिव के नाम से या भोलेनाथ जी के नाम से ही करूँगी। तो आज उन्होंने वो कर दिया। तो मेरे लिए तो नहीं, ये हम सबका ही सौभाग्य है सर कि हम उनका नाम भी लेते हैं और उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो सर मेरी जिंदगी में सब कुछ ही है। मैं आज, मुझे लगता है जो मैं आज सोचती हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए या मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है सर, वो कर देते हैं। ये उनका मैजिक है सर रियलिटी में। ही इज अ मैजिशियन, यस, ही इज अल्टीमेट मैजिशियन, यस। कुछ भी आप शेयर करना चाहें? हमारा ऐसा तो हम लोग मतलब मेरा जब मैंने सोचा था अभी ज़्यादा हमने, या आप थर्ड पर्सन हो हमारे पॉडकास्ट में, अभी हम कई बार बैठे होते हैं तो हम एक दूसरे से करते हैं यार कोई क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैंने बोला यार मेरे को करना नहीं है। मैंने बोला कि हम बैठेंगे, जो भी बातचीत होगी वो बातचीत करेंगे और सिंपल सा उसको नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि आज के वक्त में सुनने वाला कोई नहीं है सर, बोलने वाले तो मिल जाएंगे आप। मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे अभी तक, तो मेरे को क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें जो होस्ट है वो बुलवाता है आपसे। सपोज मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लूं कि आप जो बताना चाहते हो वो तो बता ही नहीं रहे हो, मतलब आप किसी और सोचना पड़ जाए। हाँ, जी 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 जी। इसीलिए इसमें हमने एकदम सिंपल इसको रखा है कि जो आया है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, हाँ, वही बोले। हाँ, हम सिर्फ ये हों कि बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें बस। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने वही बोला, आजकल के ज़माने में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के सुनने का, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी देख लो तो भी टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने का। भाई आप बात बहुत करोगे लेकिन जो बात होती है वो बात नहीं करोगे, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों में उलझ जाता दिमाग। डेफिनेटली लाइफ है, रूटीन है, अर्निंग है, बट एक वक्त तो दिन में ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के साथ अपने मन की, ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी बोलो,
बात करो, बात करने से आज आज देखो आज की लाइफ कैसी है। आपको स्ट्रेस है, बिल्कुल। आपको बीमारी है, ये नहीं पता कौन सी बीमारी है, अंदर लेके चल रहे हैं हम। सो जब तक हम सबसे पहले यहाँ से स्ट्रेस रिलीज नहीं करेंगे ना, हमारी बॉडी इफेक्ट रहेगी। तो वो जरूरी है। और आपके पॉडकास्ट में मेरे को लगता है मैंने बहुत बोल दिया है। नहीं अनइंटरप्टेड पॉडकास्ट ही आपका है, हमारा हाँ, जो एक कॉमन मैन को अपने बारे में अगर कोई बुला के उसकी भी जर्नी पूछ रहा है, तो इट मीन्स यू आर वैल्यूइंग दैट पर्सन। जैसे मैंने शुरू में बोला कि हर एक बंदा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी लाइफ से ही आया कि मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद से ही बात करता रहता हूँ, खुद से ही कुछ बोल रहे हैं, अच्छा मैं ये बोल दूँ तो ये हो जाएगा, ये बोल दूँ तो उसमें हमेशा इंसान एक असमंजस में रह जाता है। आई थिंक वही आपका स्ट्रेस क्रिएट करता है। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग सर। हाँ। तो फिर इसका भी एक मेन पर्पस ये था कि हम लोगों को बुलाएं, उनसे थोड़ा जाने उनके बारे में। बिल्कुल। हम आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिससे वो चीज ही भटक जाए। जी बिल्कुल। मतलब आप अपनी लाइफ के किस्से सुनाओ, आप अपनी लाइफ के, क्योंकि होता क्या है, देखो इस शहर में हम लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है लाखों लोगों की एक जैसा रूटीन हो रहा है, उनके साथ सेम चीज हो रही है, डेजा वू करके बोलते हैं वो हो रहा है। तो फिर जैसे आपने अपनी जो बातें बताई, हो सकता है जब ये पोस्ट होगा तो लाखों लोगों को लगेगा नहीं तो हमारी लाइफ एग्जैक्टली। ये तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हीरो जो बता रहा है, जो एक्टर जो बता रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, उन्हीं की लाइफ है सर, उनकी भी रिलेटिव कम कर पाते हैं, बट ये सबकी फैसिनेटिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली, सबकी कहानी अलग है और सबकी कहानी खास है। हाँ, सबकी कहानी खास है, उस पर्सन के लिए खास है क्योंकि उसकी बिल्कुल लाइफ अलग है। आपकी अपने लिए खास है, मेरे लिए खास है। इसलिए हर एक पर्सन के दिल दिमाग में ऐसी चीजें, मुझे लगता है हर एक की लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता ही आता है जो अल्टीमेट होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी बोल पाओगे कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आया है जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जैसे मुझे पता है मेरी लाइफ में बदलाव बिल्कुल उनके आने के बाद हुआ। सब कुछ उन्हीं से ही है और शायद आगे तक भी यही रहेगा, क्योंकि जब आपको कुछ होने या ना होने से फर्क पड़ना बंद हो जाए तो इसका मतलब है आप पे उनकी कृपा है। तो यही हर एक की लाइफ में होता ही है, आपको समझना पड़ता है। और एज अ टीचर व्हाट आई थिंक कि स्कूल लाइफ हर एक बच्चे की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना एफर्ट एक टीचर उस बच्चे की लाइफ को बदलने में लगा सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको एक टीचर ऐसा मिलता है जो आपके पेरेंट्स की तरह आपको समझे, क्योंकि मेरे लिए मतलब अगर मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स से भी बढ़ के हो या हमारे फ्रेंड्स की तरह हो, फ्रेंड्स वर्ड भी आजकल बहुत मिसयूज होने लग गया है। टीचर्स कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। बिल्कुल, दोस्ती हर रिश्ते की नींव है सर। और मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक लेवल ऑफ लाइन जो कि कोई क्रॉस ना करे वो एक मेंटेन करना चाहिए, फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो, फॉर अ टीचर ऑल्सो, क्योंकि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर एक की है। ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की भी मर्यादा है। उस लाइन को आप संभाल के रखो, बाकी आप किसी भी लेवल पे बात कर सकते हो और बात करना बहुत जरूरी है। तो मेरा मैसेज यही है कि बात करना बहुत जरूरी है, बोलना सुनना बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।